गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अनिल। आयुष। यस चलिए शुरू करते हैं। कल की क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम लोग सर क्वेश्चंस क्वेश्चंस कर रहे थे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पर, और जो है हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे वर्क एनर्जी थ्योरम पर, है ना। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन और वर्क एनर्जी थ्योरम पर हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। कुछ और बेहतरीन सवाल पे आते हैं थोड़ा। जैसे देखिए, थोड़ा मिसलेनियस प्रॉब्लम पे आते हैं। If original length of spring is 4 meter, a spring of constant 400 Newton per meter is stressed so that ring of mass 100 gram goes 3 meter vertically up. Find velocity of ring when ring will return to original length. If original length of a spring is 4 meter, a spring of K 400 Newton per meter is stressed so the ring of mass 100 gram goes 3 meter vertically up. Find velocity of ring when a spring will return to original length. When a spring will return to original length.
देखिए ओरिजिनल लेंथ इसकी 4 मीटर है, ऊपर गया है 3 मीटर। अभी लेंथ क्या है, अभी ए से मान लीजिए ये बी है और ये सी है। अभी ए बी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और इसको आप क्या कर सकते हैं 5 मीटर। चेंज इन length of a spring will be 5 meter minus 4 meter and this is 1 meter. So अपन को x मिल गया 1 meter. So what is the potential energy stored? This is half kx square. 1 into 1 by 2 into 400 into 1 का स्क्वायर, this is 200. और यहाँ से लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लॉस। यहाँ पर हम कह सकते हैं जो 200 जूल स्टोर हुआ है वो क्या हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। ये हाफ 100 ग्राम का लेंगे 0.1 kg इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 400 डिवाइड बाई 0.1 का अंडर and this is 4000 मीटर पर सेकंड इक्वल टू हो गया अंडर रूट 4000 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया? Yes, sir. स्प्रिंग को आपने खींचा, जब छोड़ने पर वापस स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे आएगा, तो नेचुरल लेंथ पे आएगा तो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो 200 जूल है वो हाफ mv स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और इसलिए हाफ इंटू 0.1 इंटू वी स्क्वायर। ओके, आगे बढ़े। Sorry. ओके प्रिंस, अच्छा आज क्लासरूम में कौन कौन बच्चे हैं? वहां से क्लासरूम में कौन कौन से बच्चे क्लास ले रहे हैं बेटा? अपना नाम बता दीजिए। क्लासरूम में कौन कौन से बच्चे क्लास ले रहे हैं? MCI क्लासरूम से कौन कौन से ले रहे हैं बच्चे क्लास? ये है आपको चेन है, ये समझिए एक लोहे की चेन है। L/4 पोर्शन नीचे हैंग कर रहा है, 3 L/4 पोर्शन ऊपर है।
total mass of chain capital M, find work done by gravity, work done by gravity when whole chain becomes सर कृतिका सिंह। कृतिका यस सर। अकेले आप ले रहे हैं क्लास या कोई और भी है आपके साथ? यस सर फिर से बोलिएगा एक बार। समझ में आ रहा है कृतिका? यस सर। ओके, कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा, है ना? ओके सर। देखिए एक चेन है जिसकी लेंथ जो है वो L है and L/4 portion of the chain is hanging vertically down from a table and 3L/4 portion is lying on the table. The question is find work done by gravity when whole chain becomes vertical. Find work done by gravity. This is position A. यहां से यहां तक जाने में जब होल चेन वर्टिकल हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा जो चेन है वो इस तरीके से हो जाएगा। पूरा का पूरा चेन जो है वो वर्टिकली हो जाएगा। तब आपसे पूछा जा रहा है कि यहां से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में कितना वर्क डन ग्रेविटी ने किया होगा। क्वेश्चन समझ में सभी को आया क्या? किसी टेबल पे चेन को रख देते हैं तो चेन फिसलता रहता है ना, और जब वो पूरा वर्टिकल हो जाएगा तो क्या वर्क डन हुआ ग्रेविटी द्वारा। देखिए यहाँ पे वेरिएबल मास का प्रॉब्लम है। मास इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, हर पॉइंट पे मास जो है वो बदल रहा है, मास बदल रहा है, मास बदल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। आप मान लीजिए मैं इसको रेफरेंस यूज कर रहा हूँ, इस लाइन को मैं क्या लिया, रेफरेंस। और ये जो है आपका ये L/4 है, तो ये हाइट यहां से यहां तक कितना हुआ, ये मान लीजिए x, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा L/4 डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज L/8। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको क्या कहेंगे हम, सेंटर ऑफ मास of part of chain hanging vertically। आप समझिए कि मैं अगर एक पेन को ऐसे लटकाता हूं तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ बीच में आ जाएगा। तो उसी तरीके से चेन की लंबाई L/4 है और उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, x दूरी पर है ऊपर से, रेफरेंस लाइन से। और अगर ये रेफरेंस है यहाँ पर, तो अब जो है पूरा वर्टिकल हो गया, तो सेंटर ऑफ मास कहां पर आ गया, ये आपकी दूरी कितनी हो गई L/2। ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन 2 है और इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन 1। तो पहले केस में बताइए, फर्स्ट केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। अगर मैं कहूं जो हैंगिंग पोर्शन है वो तो रेफरेंस लाइन पर है, तो उनका कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं काउंट होगा। और जो डाउन पोर्शन है उसका L/4 का मास कितना हो जाएगा, M/4 G, और क्योंकि नीचे है तो -L/8। तो इसको क्या कहेंगे हम, -mgL/32। और पोटेंशियल एनर्जी सेकंड केस में देखिए क्या होगा, पूरा मास हैंगिंग है इंटू -L/2, ये हो जाएगा mgL/2 माइनस। सो वर्क इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 1 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 2। या आप कह सकते हो निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, 2 - 1। दोनों बातें सही है अपनी जगह।
सो अपना वर्क जो है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस 1 माइनस mgl/2 माइनस mgl/32। तो वर्क जो है वो माइनस 16 माइनस 8 mgl प्लस सॉरी यहाँ 32 है ना, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। एक सेकेंड, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 32, तो माइनस 16 mgl प्लस mgl, और ये हो जाएगा आपको 15 mgl/32। ये वर्क। क्या ये पोर्शन सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बताइएगा, मैं रिपीट कर दूंगा बेटा। मैंने इसको सेंटर ऑफ कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया। बॉडी का जो मास है वो कहाँ कंसंट्रेटेड होगा। आयुष, प्रिंस, कृतिका, हाँ प्रिंस मैं बता देता हूँ, फिर से दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन को पहले समझना है, वो है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि L/4 लंबाई जो है वो लटक रहा है, बाकी 3L/4 लंबाई जो है वो क्या है, आराम से रेस्ट कर रहा है। ठीक है, हमने रेफरेंस जो ले लिया वो टेबल का ही लाइन को रेफरेंस ले लिया। पूछा गया है ये कि जब पूरा का पूरा जो है चेन वो वर्टिकली लटकने लगेगा तो क्या वर्क डन होगा। जब पूरा का पूरा चेन वर्टिकली हैंग कर जाएगा तो क्या वर्क डन होगा, ये पूछा गया हमसे। क्या करेंगे हम लोग, पहली पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो जो पोर्शन टेबल पर रेस्ट कर रहा है, रेफरेंस लाइन अगर टेबल पर ही है तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, रेफरेंस लाइन का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है 0, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा 0। ये रेफरेंस लाइन है, तो जो हैंगिंग पार्ट है सिर्फ उसका निकालेंगे। तो L/4 पार्ट अगर हैंगिंग है तो L/4 का मास कितना हो जाएगा, L का मास अगर m है, L/4 का मास m/4 इंटू जी, और उसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, x की दूरी कितनी है L/8 नीचे है, क्योंकि L/4 टोटल है उसका आधा, तो ये हो गया माइनस mgl/32। पोटेंशियल एनर्जी 2 क्या है, mgl इंटू माइनस L/2। ये पूरा का पूरा पार्ट जो हैंगिंग है इसका L/2 पोर्शन नीचे है, mgl इंटू माइनस L/2, सो हो गया ये माइनस mgl/2। तो वर्क क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी 1 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 2 इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1। बताइए, निगेटिव ऑफ माइनस mgl/2 माइनस माइनस mgl/32। सॉल्व किया और आ गया आपको 15 mgl/32। समझ में आ गया बेटा, प्रिंस समझ में आया। कृतिका, कृतिका समझ में आया बेटा। आयुष, यस सर। ओके। यस सर। अनिल, आपको समझ में आया? अनिल नहीं है। चलिए लिख लीजिए इसको, अगले सवाल पे आते हैं।
ठीक है, ओके। अब देखिए एक सवाल और दे रहा हूं। देखिए रेडियस इसका आर है, इसका रेडियस आर है। इफ टोटल मास ऑफ चेन इज m, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन होल चेन कलेक्ट्स एट ग्राउंड। सारा का सारा चेन आके क्या होता है, ग्राउंड पर इकट्ठा हो जाता है, तो क्या इसका वर्क डन होगा। ठीक है, टोटल मास ऑफ चेन इज m, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन टोटल होल चेन कलेक्ट्स एट ग्राउंड। तो समझिएगा इस चीज को। अभी इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, ये आपका कॉन्सेप्ट है 90 डिग्री का, इसका आधा कितना होगा, ये आपका हो जाएगा कितना 45 डिग्री। रेडियस आर है, अगर रेडियस आर है तो इसकी वर्टिकल हाइट क्या होगी। अभी अगर इस सिचुएशन में देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इसका है mgh। हम इसको लिख सकते हैं mg और h की जगह लिख सकते हैं r साइन 45 डिग्री। अगर मैं इसको x कहूं, ठीक है, r साइन 45 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा mg r बाई √2। और ये जब पूरा का पूरा ग्राउंड पर इकट्ठा हो जाएगा, हमने इसी को रेफरेंस लिया है, रेफरेंस इसी को लिया है, ग्राउंड पर इकट्ठा जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0। ये पोटेंशियल एनर्जी 1 हुआ, ये पोटेंशियल एनर्जी 2 हुआ 0। सो वर्क क्या होता है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 1, और ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 0 माइनस mgr बटा √2। और ये जो वर्क है वो हो जाएगा mgr। समझ में आ गया। बहुत अच्छा प्रिंस। आयुष, कृतिका, समझ में आया बेटा। यस सर आ गया। हमने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पहले निकाला एकदम बीच वाले लोकेशन पर, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि ग्राउंड पर ही सारा आ गया इकट्ठा हो गया।
सबने लिख लिया इसको? यस सर। देखिए, pole of mass m and the length l suddenly falls on ground. Find work done by gravity on a pole of mass m and length l suddenly falls on ground. Find work done by gravity on pole. बता दो बेटा कितना वर्क होगा? सर MGL हाँ, MGL mg। देखो अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अभी इसका रेफरेंस ये है। अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी 1 क्या है? पोटेंशियल एनर्जी 1 क्या हो जाएगा? अभी ये लेंथ कितनी होगी? L/2, L/2। सो आप कह सकते हो इट इज पोटेंशियल एनर्जी mg L/2। और जब ये जमीन पे पूरी तरह से गिर जाएगा तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0। पोटेंशियल एनर्जी 2 इक्वल टू क्या हो गया? 0। सो वर्क क्या होता है? नेगेटिव ऑफ MGL/2 potential energy 2 minus potential energy 1, and this is going to be minus this is mgl/2। समझ में आ गया? सर पोटेंशियल एनर्जी 1 हाफ में निकालते हैं। क्या बेटा? पोटेंशियल एनर्जी 1 जो सर P1 हाफ में निकालते हैं। हाँ, वो सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ मास उसके कोई भी रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? उसके मिड पॉइंट पर ही होगा ना। उसके मिड पे सर। हाँ, अगर कोई रॉड यूनिफॉर्म है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? उसके मिड पॉइंट पर होगा। यस सर। तो सर पहले एक मिड पॉइंट पे निकाल लेंगे फिर ग्राउंड पे मतलब। हाँ, ग्राउंड से मिड पॉइंट जो है वो कितनी हाइट पर है वो निकाल लीजिए और वहां से फिर आगे का काम करो। यस सर हो गया। ठीक है, सबने लिख लिया? प्रिंस, कृतिका लिख लिया बेटा?
हमने एक चीज को अभी तक स्किप किया है, and that is the work done by friction force. फ्रिक्शन फोर्स, जानते हो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्यों स्किप किया? फ्रिक्शन फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। फ्रिक्शन क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इसीलिए फ्रिक्शन का जो वर्क होता है वो टोटल फोर्स इनटू लेंथ ऑफ पाथ चलता है। लेंथ ऑफ पाथ चलता है। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है आपके पास यहाँ, ये 10 kg का है। सरफेस का जो म्यू है वो है मान लीजिए 0.5, जी की वैल्यू आप ले लीजिए और ये 53 है। 10 और ये जो हाइट है वो है आपको 40 मीटर। ठीक है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी। पहला सवाल इससे फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड ग्रेविटी। दूसरा सवाल, व्हाट इज द स्पीड at B when object is released from ठीक है। पहला सवाल है वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है। दूसरा, व्हाट इज द स्पीड एट बी when object is released from A। सवाल को समझते हैं। अगर हम वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करें बच्चों, तो मैं बता चुका हूं कि ग्रेविटी जो होता है वो कैसा फोर्स है? ग्रेविटी जो है दैट इज एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? पाथ की लेंथ पर निर्भर नहीं करते, नॉट डिपेंड। तो इसका वर्क तो ग्रेविटी का जो हो जाएगा वो तो आप सीधा लिख सकते हो mgh, और हाइट कितना है? 10 × 10 × 40 एंड दिस इज 4000 जूल। ये मैं आपको प्रूफ भी किया था कि mg sin थीटा × h बटा sin थीटा कैंसल हो गया था। अब बात उठती है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स है क्या? क्योंकि म्यू का अलग अलग नहीं दिया कि काइनेटिक है कि स्टैटिक है, सो वी कैन डायरेक्टली राइट हियर म्यू × n एंड म्यू mg cos थीटा 0.5 × 10 × 10 cos 53, 0.5 × 10 × 10 cos 53 3/5, ये हो जाएगा 30 न्यूटन। और लेंथ ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा आपका, ये मान लीजिए सी है, AC बटा sin 53, ये हो जाएगा 40/4/5, ये 50 मीटर हो जाएगा, 50 मीटर ए बी। तो बताइए वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा? फ्रिक्शन का फोर्स इधर लगेगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। सो समझिएगा कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन निगेटिव हो जाएगा, फोर्स हो गया 30 × 50, ये हो जाएगा -1500।
ये समझ में आया सभी को बच्चे? फर्स्ट क्वेश्चन का सबको समझ में आया? वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। देखिए हमने फ्रिक्शन फोर्स में या ए बी पाथ की लंबाई निकाली है, क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, सो हमें वर्क डन इनटू लेंथ ऑफ पाथ करना पड़ेगा। और फ्रिक्शन का वर्क निगेटिव क्यों है? कि फ्रिक्शन लग रहा है इधर, फ्रिक्शन लग किधर रहा है? इधर फ्रिक्शन लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, सो वर्क क्या होगा? नेगेटिव, बिकॉज एंगल क्या हो रहा है? 180 डिग्री बन रहा है। तो 180 डिग्री एंगल जब बन रहा है तो cos 180 क्या होता है? -1 होता है। Is there any problem? सभी बच्चे बताएंगे, कृतिका, आयुष, प्रिंस। आयुष कोई दिक्कत है बेटा? नो सर। लिख चुके हैं इसको? अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो क्या होगा? W ग्रेविटी प्लस W फ्रिक्शन, और ये कितना हो जाएगा? 4000 प्लस माइनस 1500, और जो टोटल वर्क होगा हो जाएगा 2500। अगले पेज पे लिख देता हूं, W टोटल कितना होगा? W ग्रेविटी प्लस W फ्रिक्शन, और ये हो जाएगा 4000 प्लस माइनस 1500 जूल, दिस इज 2500। अब बताइए मुझे, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी बताइए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था, क्या होता है? W टोटल, ये कितना हो गया? 2500। तो हाफ इंटू मास कितना है? 10 kg, B एट B है ना, B एट B, A का तो 0 है, A 2500, ये कितना हो जाएगा? B एट B इक्वल टू अंडर रूट 500, and this is called 10√5 meter। कोई दिक्कत है बच्चे? बच्चों कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आया ना सारा? यस सर। फ्रिक्शन का वर्क किस तरीके से निकालना है ये ध्यान रखना। टोटल पाथ लेंथ चाहिए होगा, टोटल वर्क डन इक्वल टू फ्रिक्शन प्लस ग्रेविटी। लिख लीजिए।
सर एक बार इससे पहले वाले पेज पे चलिए, इससे पहले वाले से। हो गया पहले वाला? यस, यस से हो गया। एक दो सवाल लिख देता हूं जो करिएगा, ठीक है ना? पिछले वाले प्रॉब्लम जो ऐसा वाला दिया था एक स्प्रिंग वाला, उसमें मैंने ग्रेविटी कंसीडर नहीं किया था बेटा। इसमें आप ग्रेविटी भी कंसीडर करिएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा, पिछले वाले एक प्रॉब्लम में मैंने ग्रेविटी कंसीडर नहीं किया था, यहाँ आप ग्रेविटी भी कंसीडर करेंगे। कायदे से मुझे ग्रेविटी वहां भी कंसीडर करना चाहिए था, लेकिन मैंने दो चीजों को आपको मिक्स नहीं किया। यहाँ ग्रेविटी भी आप कंसीडर करेंगे, कंसीडर ग्रेविटी ऑल्सो। ठीक है, मैं दिखा देता हूं प्रॉब्लम। यहां पे थे हम लोग यहां पे ग्रेविटी को कंसीडर नहीं किया था, ठीक है? यहां लिख देता हूं मैं, कंसीडर नो ग्रेविटी। यहां पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने ग्रेविटी को कंसीडर नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे आपको कंसीडर करना है ग्रेविटी को। यहाँ पे आपको ग्रेविटी को भी कंसीडर करना है, ग्रेविटी को छोड़ना नहीं है। एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल,
कॉम्प्लिकेट ज्यादा हो जाएगा यार, आपके लिए ज्यादा। देखो हाफ पोर्शन को हैंगिंग है, हाफ पोर्शन टेबल पर है। अगर चेन यूनिफॉर्म है, आपको पूछा गया कि व्हाट इज द टोटल वर्क डन इन हैंगिंग होल चेन, सभी चेन को, पूरे चेन को अगर हैंग करना है तो क्या वर्क डन होगा। चलिए बताइए आंसर। लिख लिया बेटा? कर लीजिएगा, इसको घर पे करिएगा, अभी मत करिए। एक सवाल और दे रहा हूं, एक सवाल और दे रहा हूं,
थर्ड सवाल लिखिए। देखो यहाँ पे ए से बी तक जाने में ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रेविटी भी नीचे और फ्रिक्शन भी नीचे ही लगेगा। फ्रिक्शन भी इधर लगेगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा और ग्रेविटी नीचे लगेगा। इन दोनों का जो वर्क होगा वो निगेटिव होगा और इन दोनों के वर्क को जोड़ दोगे तो इतना ही वर्क हमको एक्सटर्नल फोर्स द्वारा करना पड़ेगा। समझ में आ गया? 10 kg का ऑब्जेक्ट है, आपको उतना ही वर्क एक्सटर्नल फोर्स द्वारा करना पड़ेगा टू पुल द बॉडी फ्रॉम ए टू डी। एनी डाउट बच्चे? आयुष, कृतिका? नो सर। गाइस मैं यहीं पे आपको छोड़ रहा हूं। कॉपी कर लिया सारा क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, चलिए बाय। अच्छा, थैंक यू सर।